नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक मकान। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं था। मुझे इस बात से कोफ्त होती थी कि मेरे डैडी मेरे फुटबॉल मैच देखने कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो अपना करियर बनाने में बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे इस बात से नफरत थी कि मेरे डैडी ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और उनकी मृत्यु पर सरकार ने उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया, जिसकी खातिर उन्होंने मेहनत की थी। अपनी मृत्यु पर वो अपने वारिसों को कुछ भी नहीं दे पाए, जिसकी खातिर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दौलत वारिसों के लिए छोड़ जाते हैं। अब चाहता हूं या इच्छाओं की बारी है। मैं दुनिया घूमने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूं, और ये सब मैं युवावस्था में ही कर लेना चाहता हूं। मैं आजाद रहना चाहता हूं। मैं अपने समय और जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। आपके कौन से हैं? अगर वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, तो रास्ते में आने वाली वास्तविकता आपके कारणों पर भारी पड़ सकती है। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई हैं, लेकिन गहरे भावनात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई हैं, लेकिन गहरे भावनात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई सिखाने वाले अनुभवों के कारण मैं 47 साल की उम्र में ही स्वतंत्र हो पाया। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान रहा था। ये नहीं रहा था, लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने ये सीखा है कि प्रबल कारण या उद्देश्य के बिना जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है, तो आगे सुनने में कोई समझदारी नहीं है। आपको यह बहुत मेहनत भरा लगेगा। दूसरा, दैनिक विकल्प चुनें। मैंने ये सीखा है कि प्रबल कारण या उद्देश्य के बिना जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है, तो आगे सुनने में कोई समझदारी नहीं है। आपको यह बहुत मेहनत भरा लगेगा। दूसरा, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। विकल्प ही वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग किसी स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम विकल्प चुनने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हमें जो भी डॉलर मिलता है, उस हर डॉलर से हमारे हाथ में अपना भविष्य चुनने की शक्ति होती है। अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बनने की शक्ति। हमारे खर्च करने की आदतें ये बताती हैं कि हम इनमें से कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती है। बचपन में मेरे पास एक लाभ ये था कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना पसंद करता था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे, जिन्होंने मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क बताया। इसलिए बहुत समय पहले बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना, और मैं जानता था कि इसके लिए मुझे बस संपत्तियां, असली संपत्तियां इकट्ठा करना भर सीखना है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उसे इसे कायम रखना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा था। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियां सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी को भी उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अधिकतर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं, इसलिए वो ऐसी कहावतों का आविष्कार करते हैं। मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी युवा हूं, जब मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरी पत्नी, मेरा पति आर्थिक मसले संभालता है या संभालती हैं। इन सभी बातों के साथ समस्या ये है कि ये उस व्यक्ति से दो चीजें लूट लेती हैं।
एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और दूसरी है सीखना। पैसे का अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं। हम अपने समय या धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं, यही चयन की शक्ति है। हम सभी के पास चयन के विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूं और मैं ये विकल्प हर दिन चुनता हूं। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो एकमात्र सच्ची संपत्ति है वो है आपका मस्तिष्क, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। हम में से हर व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि होश संभालने के बाद हम अपने मस्तिष्क में क्या डालें। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, सिरेमिक्स क्लास जा सकते हैं या फिर वित्तीय नियोजन की क्लास में भी जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज्यादातर लोग तो निवेश के बारे में सीखने का निवेश ही नहीं करते हैं, बल्कि सीधे जाकर निवेश खरीद लेते हैं। मेरी एक मित्र के अपार्टमेंट में कुछ समय पहले चोरी हो गई। चोर घर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले गए, लेकिन किताबें जस की तस छोड़ गए। और हम सबके पास इसी तरह का विकल्प होता है। इसी वजह से 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% ही कारोबार संबंधी पुस्तकें खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूं? मैं सेमिनारों में जाता हूं। मुझे कम से कम 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार पसंद हैं, क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूं। सन 1973 में मैंने टीवी पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन देखा, जिसका विषय था डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट कैसे खरीदें। मैंने उस सेमिनार में जाने के लिए $385 खर्च किए और उस कोर्स की बदौलत $2 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा चुका हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मुझे एक नया जीवन मिला। वो कोर्स करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे बाकी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 सेमिनार में जाता हूं। मुझे सीडी और ऑडियो बुक से प्रेम है, कारण मैं सुनी हुई बातों की आसानी से समीक्षा कर सकता हूं। मैंने सीडी में एक निवेशक के मुंह से ऐसी बात सुनी जिससे मैं पूरी तरह से असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। लेकिन दिमाग खुला रखने की वजह से मुझे अचानक समझ आ गया कि उस निवेशक ने जो कहा था वो क्यों कहा था। ये जादू जैसा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने हमारे युग के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में सेंध लगा दी थी। मुझे उनके ज्ञान और अनुभव के वृहद संसाधनों से बहुत बढ़िया नसीहत मिली। कुल परिणाम, मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं, लेकिन अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके होते हैं। मेरे पास विकल्प होता है और ये अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस इसे कैसे करेंगे। उनकी वृहद मानसिकता, शक्ति तक पहुंचने का मेरे पास बस यही तरीका है कि मैं इतना विनम्र बन जाऊं कि उनकी कही या लिखी बातें सुनूं या पढ़ूं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं जो जोखिम लेने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई चीज सीखने के बाद उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको गलतियां करने की जरूरत होती है। अगर आपने यहां तक सुन लिया है तो यह बात तो तय है कि अहंकार आपकी समस्या नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों की बात सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें इसकी जरूरत ही क्या है? वो सृष्टि के केंद्र हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो नया विचार सामने आने पर बहस करने या अपनी रक्षा करने में जुट जाते हैं, अगर वो नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग हो। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमानी और उनका अहंकार मिलकर अज्ञान के बराबर होता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या खुद को चतुर मानते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग बना सकते हैं। सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये सच नहीं होता तो ईश्वर ने हमें 2 कान और सिर्फ 1 मुंह नहीं दिया होता,
बहुत सारे लोग नए विचारों और संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए सुनते ही नहीं हैं। इसके बजाय वो अपने मुंह का इस्तेमाल करके सोचते हैं। वो सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता हूं। मैं फटाफट अमीर बनो वाली मानसिकता का पक्षधर नहीं हूं, जो प्रायः लॉटरी खेलने वालों या कसीनो के जुआरियों की होती है। मैं शेयर खरीदता बेचता हूं, लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा दृष्टिकोण दूरगामी है। अगर आप कोई हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि ऐसा करने से पहले उसे उड़ाने का प्रशिक्षण ले लें। मैं हमेशा उन लोगों को देखकर सदमे में आ जाता हूं जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कभी निवेश ही नहीं करते। याद रखें, सिर्फ 1-2 मकान खरीद लेने से ही आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तीसरा, मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र उनकी दौलत के आधार पर नहीं चुनता हूं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने दरअसल गरीबी में जीने की कसम खा रखी है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि मैं तो उनके ज्ञान के पीछे था। कुछ मामलों में अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने गौर किया है कि मेरे अमीर मित्र पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य डींगे हाँकना नहीं होता है, उनकी तो बस इस विषय में रुचि होती है। इस तरह से मैं उनसे सीखता हूं और वो मुझसे सीखते हैं। मेरे जो दोस्त गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, वो पैसे, कारोबार या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वो अक्सर इसे असभ्यता या मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसलिए मैं अपने गरीब या आर्थिक दृष्टि से परेशान दोस्तों से भी सीखता हूं। मैं इन दोस्तों से ये सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही $1 अरब से ज्यादा कमा लिए हैं। ये तीनों एक ही बात बताते हैं। उनके फक्कड़ दोस्त कभी उनसे ये पूछने नहीं आते कि उन्होंने ये काम कैसे किया, लेकिन वो 2 में से एक चीज या दोनों ही मांगने आते हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी। गरीब या डरे हुए लोगों की ना सुने। ऐसे कई लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्रेम भी करता हूं, लेकिन वो जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। उनके सामने जब पैसों की, खास तौर पर निवेशों की बात आती है, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, आसमान गिर रहा है। वो हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग निराशा और विनाश की जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, वो भी छोटे मुर्गे हैं। जैसी कि पुरानी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल्स देखते हैं तो वहां अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक समूह होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा कहेगा कि ये उछलने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप दोनों की सुनते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के अपने अपने वैध तर्क होते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए तर्क देते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वो 6% की एक एफडी मिलने पर रोमांचित था। मैंने उसे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेजा जिसमें बताया गया था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक हैं। मैं बरसों से 16% कमा रहा हूं और उसे अब भी 6% ही ब्याज मिलता है। मैं कहूंगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ न चलने की इच्छा। अनुशासन वाले लोगों के शिकार हो जाते हैं। मैं जिन उद्यमी कक्षाओं में सिखाता हूं, उनमें मैं लोगों को लगातार याद दिलाता हूं कि वो अपने प्रोडक्ट, सेवा या सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि प्रबंधन योग्यताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रबंधन की 3 सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं ये हैं। पहला, कैश फ्लो का प्रबंधन। दूसरा, लोगों का प्रबंधन। तीसरा, व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूंगा कि इन तीनों का प्रबंधन करने की योग्यताएं सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति या परिवार, कारोबार,
परोपकारी संगठन, शहर या देश के हिस्से के रूप में आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं, ये तीनों उसमें भी मायने रखती हैं। ये सभी योग्यताएं आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने से बढ़ती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें कथन को हल्के में नहीं लेता हूं। खुद को सबसे पहले पैसे दें, ये कथन जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि लाखों लोग इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं, लेकिन बहुत कम इस सलाह पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, वित्तीय साक्षरता इंसान को अंक पढ़ने की योग्यता प्रदान करती है और अंक पूरी कहानी बता देते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे दें शब्द बोलते हैं, क्या वो सचमुच उस पर अमल करते हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों जितनी मूल्यवान होती है। इसलिए आइए उन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसा देते हैं, और उन लोगों की भी जो ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग खुद को सबसे पहले पैसा देते हैं। अगर रेखा चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कोई फर्क देख सकते हैं। एक बार फिर इसके लिए कैश फ्लो को समझना होता है, जो कहानी बताता है। अधिकतर लोग अंकों को देखते हैं और कहानी चूक जाते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? रेखा चित्र उन लोगों के कार्य दर्शाते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसा देने का विकल्प चुनते हैं। हर महीने अपने मासिक खर्च करने से पहले वो अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि लाखों लोग क्लासन की पुस्तक पढ़ चुके हैं और खुद को सबसे पहले पैसे दें इस कथन से परिचित हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद को सबसे अंत में पैसा देते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो सचमुच अपने बिलों को सबसे पहले चुकाने में यकीन रखते हैं, और मैं आप सभी जिम्मेदार लोगों की आवाजें सुन सकता हूं जो अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैर जिम्मेदार बनें और अपने बिलों का भुगतान न करें। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो पुस्तक कहती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसे दें। और पिछला रेखाचित्र उस कार्य की सही अकाउंटिंग तस्वीर था। जो लोग बाकी हर व्यक्ति को सबसे पहले पैसा देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की शक्ति को समझ लें तो आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि पिछले रेखाचित्र के साथ क्या गलत है, या 90% लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत क्यों करते हैं और इसके बावजूद बुढ़ापे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसी सरकारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। किम और मेरे पास कई बुककीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स हैं जिन्हें खुद को सबसे पहले पैसे दें इस दृष्टिकोण के साथ बहुत समस्या आती है। कारण ये है कि ये वित्तीय पेशेवर भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है। वो खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे समय रहे हैं जब किसी कारणवश कैश फ्लो मेरे बिलों से कहीं कम था, फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंटेंट और बुककीपर दहशत में चीखने लगे, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स विभाग आपको जेल भिजवा देगा, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे, वो बिजली काट देंगे। फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक कहानी इसी बारे में है, आत्म अनुशासन की शक्ति और आंतरिक सहन शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने मेरे काम करने के पहले ही माह में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग संसार की ठोकरें सहन करते रहते हैं और बिल वसूलने वाला आकर हड़काता है और आप या तो पैसे दे देते हैं, वरना सेल्स क्लर्क कहता है, ओह इसे बस अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है, मकान खरीद लें। सरकार मकान खरीदने पर टैक्स में छूट देती है। ये पुस्तक इसी बारे में है। आप में ज्वार के खिलाफ जाने और अमीर बनने का साहस होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हों, लेकिन पैसे के मामले में बहुत से लोग डरपोक बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गैर जिम्मेदार बने। मेरे पास ऊंचे क्रेडिट कार्ड कर्ज और ऐशो आराम की चीजों के कर्ज नहीं हैं। इसका कारण यह है कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं अपनी आमदनी न्यूनतम इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसीलिए मेरी आमदनी नेवाडा के एक कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त होती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूं,
लेकिन मैं वित्तीय दृष्टि से इतना चतुर हूं कि किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं उपभोक्ता ऋण को पसंद नहीं करता। मेरे दायित्व वास्तव में 99% लोगों से ज्यादा हैं, लेकिन उनका भुगतान मैं नहीं करता। मेरे दायित्वों का भुगतान दूसरे लोग करते हैं, उन्हें किराएदार कहा जाता है। इसीलिए खुद को सबसे पहले पैसे देने का पहला नियम यह है, कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूं, लेकिन ये उन छोटे महत्वहीन बिलों के मामले में ही होता है जो मुझे चुकाने होते हैं। कभी कभार जब पैसों की तंगी रहती है, तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने चिल्लाने देता हूं। उनका सख्त होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वो मुझे बाहर निकलकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, उस पैसे का निवेश करता हूं और कर्ज देने वालों को चीखने चिल्लाने देता हूं। मैं आमतौर पर उन्हें सही समय पर पैसे दे देता हूं। किम और मेरी क्रेडिट रेटिंग बेहतरीन है। हम बस दबाव के सामने झुकते नहीं हैं और उपभोक्ता ऋण चुकाने के लिए अपनी बचत को खर्च नहीं करते या शेयरों को नहीं बेचते। इसमें बहुत ज्यादा वित्तीय समझदारी नहीं है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए कई बातें याद रखनी चाहिए। जैसे पहला, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने में कोई समझदारी नहीं है। दूसरी, जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ न डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि ये ज्यादा पैसे कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचे। इससे आपकी पैसा बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएंगी। मैं बहुत बार वित्तीय मुश्किलों में फंसा हूं, लेकिन मैंने हमेशा ज्यादा आमदनी कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और अपने संपत्ति वाले कॉलम में मौजूद संपत्तियों की दृढ़ता से रक्षा की है। मेरा बुक कीपर चिल्लाता हुआ दौड़ लगाकर छिप गया था, लेकिन मैं एक अच्छे सैनिक की तरह किले की रक्षा कर रहा था। संपत्ति का किला। गरीब लोगों में गरीब आदतें होती हैं। बचत में हाथ डालना एक आम बुरी आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया जाता है। मैं जानता हूं कि यह कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो संसार आपको वैसे भी हमेशा इधर से उधर धक्के मारेगा। अगर आपको वित्तीय दबाव पसंद नहीं है तो ऐसा फॉर्मूला खोजें जो आपके लिए कारगर हो। एक अच्छा फॉर्मूला है खर्च कम करना, अपना पैसा बैंक में रखना, इनकम टैक्स में अपने न्यायपूर्ण हिस्से से ज्यादा भुगतान करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स खरीदना और फिर औसत बने रहने की कसम खाना। लेकिन ये खुद को सबसे पहले पैसे दें नियम का उल्लंघन है। ये नियम आत्मत्याग या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मर जाएं। जीवन आनंद के लिए मिला है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं तो आपको जीवन की सारी चीजें मिल सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं, और इसी को वित्तीय बुद्धि कहते हैं। छठा, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई बार मैं देखता हूं कि लोग अपने मकान के सामने एक तख्ती लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है मालिक द्वारा बिकाऊ है, या मैं टीवी पर लोगों को देखता हूं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसके विपरीत नीति पर चलना सिखाया था। वो पेशेवरों को अच्छे पैसे देने में यकीन करते थे और मैं भी उन्हीं की नीति पर चलता हूं। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और शेयर दलाल हैं। क्यों? क्योंकि अगर, और मेरा मतलब है अगर, ये लोग पेशेवर हैं तो उनकी सेवाओं से आपका मुनाफा बढ़ना चाहिए, और वो मुझसे जितने ज्यादा पैसे कमाते हैं उनकी बदौलत मैं उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाता हूं। हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना बेशकीमती है।
एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वो आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे कई ब्रोकर्स मेरे लिए ये करते हैं। कुछ ने मुझे तब तक सिखाया था, कुछ ने मुझे तब सिखाया था जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज भी उनके साथ हूं। मैं किसी ब्रोकर को जितना पैसा देता हूं, उसकी जानकारी पर मैं उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता हूं। इसलिए मुझे ये बात अच्छी लगती है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत से पैसे कमाता है, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। एक अच्छा ब्रोकर मेरे लिए पैसे तो कमाता ही है, इसके अलावा वो मेरा समय भी बचाता है। जैसे तब जब मैंने वो खाली ज़मीन $9,000 में खरीदी और उसे तुरंत $25,000 में बेच दिया, ताकि मैं अपनी पॉर्श कार ज़्यादा जल्दी खरीद सकूं। ब्रोकर बाजार में मेरी आंख और कान हैं। वो हर दिन मैदान में रहते हैं, इसलिए वहां मेरे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय मैं तो गोल्फ खेलना पसंद करता हूं। जो लोग अपना मकान खुद बेचते हैं, शायद वो अपने समय को ज़्यादा कीमती नहीं मानते हैं। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि मैं उस समय का उपयोग ज़्यादा पैसे बनाने या अपने प्रियजनों के साथ गुजारने में कर सकता हूं। मुझे ये बात बहुत मज़ेदार लगती है कि कई गरीब और मध्यम वर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सेवा के बावजूद वेटर को 15 से 20% टिप देते हैं, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% चुकाने में शिकायत करते हैं। वो व्यय वाले कॉलम में लोगों को टिप देकर खुश होते हैं और संपत्ति वाले कॉलम में लोगों को टिप देने से कतराते हैं। इसमें तो वित्तीय समझदारी नहीं है। याद रखें, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर्स सिर्फ सेल्स पीपल होते हैं। वो रियल एस्टेट बेचते तो हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई रियल एस्टेट नहीं होता, या होता भी है तो बहुत थोड़ा। मकान बेचने वाले और निवेश बेचने वाले में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और बीमे के ब्रोकर्स के बारे में सच है, जो खुद को वित्तीय नियोजक कहते हैं। जब मैं इस तरह के किसी भुगतान पाने वाले पेशेवर व्यक्ति से बातचीत करता हूं, तो मैं पहले पता लगाता हूं कि उसके खुद के पास कितनी जायदाद या शेयर है और वो कितने फीसदी टैक्स देता है, और ये मेरे टैक्स वकील तथा अकाउंटेंट पर भी लागू होते हैं। मेरा एक अकाउंटेंट है जो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका काम रियल एस्टेट है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटे कारोबार का अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही कारोबार से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करे। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने में समय लगाएंगे और ये आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और उनमें से ज्यादातर आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर वो आपकी ज्यादा मदद क्यों करेंगे? ये सरल सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रबंधन की एक योग्यता लोगों का प्रबंधन करना है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रबंधन कर पाते हैं जो उनसे कम चतुर हों और जिन पर उनकी शक्ति हो। मध्यम श्रेणी के कई मैनेजर मध्यम श्रेणी में ही बने रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मातहतों के साथ ही काम करना जानते हैं, अपने ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते। वास्तविक योग्यता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और